नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है कि जैसे अपना समास का जो टॉपिक है उसको अपन धीरे धीरे करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समास में जो अपन ने दो भाग तो इसके पढ़ लिए थे, दो भेद थे समास के, वो तो अपन ने क्लियर कर लिए। तीसरा जो भेद है, तीसरे भेद की अपन बात कर रहे हैं और तीसरा भेद अपन आज पढ़ेंगे। तो तीसरा भेद है आज अपना द्विगु समास। द्विगु समास की अपन बात करें, बिना टाइम खराब किए अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, फालतू बातें अपन अपनी क्लास के अंतर्गत करेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है और इस टाइम को अपन खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो द्विगु समास की अपन बात करें तो द्विगु समास में सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है, द्विगु समास की क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, तो उनको पढ़ते हुए फिर अपन आएंगे उसके उदाहरणों पे। ठीक है, तो सबसे पहले द्विगु समास की जो विशेषता है, इसकी पहचान है, उसकी अगर बात करें अपन तो इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा द्वितीय पद प्रधान यानी या फिर मुख्य होता है नंबर 2, इसकी जो विशेषता है, इसकी पहचान है, उसकी बात की जाए तो यह समास समूह का बोध कराता है। यह समास समूह का बोध कराता है। समूह का मतलब होता है कि एक से अधिक वस्तुओं का जो एक साथ मेल होता है उसको अपन समूह कहते हैं। एक जगह पे कई सारी वस्तुओं का मेल। ठीक है, तो यह जो है इसकी विशेषता है दो। पहली तो हो गई, इस समास का प्रथम पद है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। अब संख्यावाची की अगर अपन बात करें तो संख्यावाची में 1 से 10 तक हो सकता है। 1 से लेके 10 तक की जितनी गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकती है। या फिर 10 से विभाजित होने वाली जो संख्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो इस प्रकार की जो संख्या है 10 के गुणज में, तो वो संख्या भी इस समास के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके अलावा अपन जैसे बात करेंगे 11 12 13 14, तो वो संख्या नहीं आएगी। क्योंकि वो संख्या क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उन संख्याओं को अपन ने कहाँ पढ़ा था, द्वंद्व समास में। उन संख्याओं को अपन ने कहाँ रखा था, द्वंद्व समास में। तो वो संख्या जो द्वंद्व समास में नहीं आती, वो सारी की सारी संख्या इस समास में, द्विगु समास में आएगी। ठीक है, और इसका जो द्वितीय पद होता है तो दूसरा पद प्रधान यानी कि मुख्य होता है। ठीक है, इसकी फिर विशेषता है दूसरी कि यह समास किसका बोध करवाता है, समूह का बोध करवाता है। बहुत सारी चीज़ों का, वस्तुओं का बोध कराता है। और इसका जैसे विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय अपन को लास्ट में वो समूह लिखना होता है, वहाँ पर समूह का बोध पता चलता है। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है
उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण देखेंगे इसके। सबसे पहले इसका जो उदाहरण है जैसे, ठीक है, जैसे लिख दिया अपन ने। और अपन बात करें सबसे पहले इसके उदाहरण की तो वो है नवरत्न। नवरत्न ये क्या है इसका? ये तो हो गया समास, ठीक है, यानी कि समास यानी संयुक्त पद, मिला हुआ शब्दों से मिलकर के बनने वाला जो शब्द है, जो पद है, हो गया समास। अब इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? तो विग्रह होगा इसका नौ रत्नों का समूह। वही ये अपन ने देखा कि किसका बोध करवाएगा? ये समूह का बोध करवाएगा। यहां से पहचान पे आइए। पहचान पे सबसे पहले अपन ने लिखा कि इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची हो गया नव, नव यानी नौ, ठीक है, संख्या हो गई एक, नव यानी नौ। और द्वितीय पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो पद क्या है यहाँ पे? नौ क्या है? रत्न। रत्न यानी कोई भी जो कीमती वस्तु है वो, ठीक है। तो नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, ठीक है। अगला जो उदाहरण है वो है इसका सप्ताह। सप्ताह, सप्ताह यानी होता है इसका, जैसे अपन विग्रह करेंगे सप्ताह का तो इसका विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। वही प्रथम पद संख्यावाची 7 दिनों का समूह सप्ताह, ठीक है। सप्त यानी 7, आह यानी दिनों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार से अपन इसके जो अन्य उदाहरण है तो अन्य उदाहरणों में बात करेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है, और उदाहरण कौन सा है? त्रिलोक। त्रिलोक, त्रिलोक जो शब्द है उसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह, उसको क्या कहते हैं अपन? त्रिलोक। एक है अपना शताब्दी। शताब्दी जो है वो शताब्दी का अपन जैसे विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा 100 शत यानी 100 अब्दी यानी वर्षों का समूह। 100 अब्दों का या फिर वर्षों का समूह। अब्दों का या फिर अब्दों यानी क्या होता है? वर्षों। तो 100 वर्षों का समूह, उसको क्या कहते हैं अपन? शताब्दी। इन चारों उदाहरणों को आप उतार लीजिए।
इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, वो है इसका उदाहरण सबसे अच्छा, बहुत अच्छा है, सतसई, जो अधिकतर आता है। सतसई, सतसई जो है, तो इसका समास विग्रह अपन जो करेंगे तो वो होगा समास विग्रह 702 का समूह। 702 का समूह। सतसई का समास विग्रह क्या होगा? 700, सतसई यानी 702 का समूह। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये हुआ अपना द्विगु समास। अपन को सिर्फ समझना है, और जो इसके इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है जो मैं आपको बोर्ड पर नोट करवा रहा हूँ, उनको आपको ऐसे कैसे नोट करना है। बाकी फालतू की चीज़ें अपन को बिल्कुल भी नोट नहीं करनी है, क्योंकि फालतू की चीज़ें अपन जो नोट करेंगे यहाँ पे, वो सारी की सारी अपन को बुकों में मिल जाएगी। अपन को सिर्फ समझना है। ठीक है, तो ये हुआ अपना द्विगु समास। द्विगु समास के बाद में अपन जो नंबर 4 है, और नंबर 4 पे अगले समास की बात करेंगे। तो अगला जो समास आएगा अपना, वो होगा बहुव्रीहि समास। अगला समास है नंबर 4, और नंबर 4 पे है अपना बहुव्रीहि समास। नंबर 4 अंतिम समास है। ठीक है, अंतिम समास क्यों है? क्योंकि अपन ने जो द्वंद्व और कर्मधारय समास था उसको अपन ने किसमें माना है? तत्पुरुष समास में। क्योंकि मूल रूप से समास अपन ने कितने पढ़े थे? 4, और वैसे समास के कितने भाग होते हैं? 6। लेकिन मूल रूप से बात कर रहे हैं अपन, तो मूल रूप से कितने होते हैं? 4। ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन सा है अपना? बहुव्रीहि समास। अब इसकी पहचान की अगर बात करें अपन, भाई जिस प्रकार से सभी जो समास हैं उनकी एक एक करके अपन ने पहचानों की बात की है, उसी प्रकार से अपन इसकी जो पहचान है, तो इसकी पहचान की बात करेंगे, और इसकी जो विशेषता है, क्या विशेषता है, क्या पहचान है इसकी, उन सबको अपन धीरे धीरे करके पढ़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात की जाए, इसके या फिर इस समास के इस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा इसका अन्य पद प्रधान होता है। इस समास जो है, तो इस समास की सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी पहचान है वो यही है कि इस समास के जो पद होंगे, अपन को जो दोनों पद दिए होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो वो दोनों के दोनों ही पद क्या होंगे कि वो ना तो मुख्य होगा कोई सा भी उनमें से, ना ही कोई प्रधान होगा। यानी कि उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। वो दोनों पद कैसे होंगे? गौण होंगे।
और जो प्रधान जो पद होगा वो कौन सा होगा, इसका जो दोनों के मेल से तीसरा पद निकल करके आएगा वो तीसरा पद ही मुख्य होगा, वो तीसरा पद ही क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे अगर इसके अपन उदाहरणों की बात की जाए, जैसे अपन इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में सबसे पहले अपन जो उदाहरण को लेंगे तो वो उदाहरण है घनश्याम। घनश्याम, घनश्याम जो शब्द है उसको अपन किस में रखेंगे, प्राथमिकता अगर देनी है अपन को, यदि मान लीजिए अपन उसके बाद आगे करेंगे कि कौन कौन से समास में अपन को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, कौन कौन से समास ऐसे हैं जिनके जो समस्त पद होता है वो एक जैसा होता है लेकिन उनका विग्रह अलग अलग होता है, तो उनकी अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन सिर्फ बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं तो बहुब्रीहि समास की ही बात करेंगे, ठीक है। तो घनश्याम जो शब्द है, घनश्याम का जो समास विग्रह होगा वो है घन जैसा, घन जैसा काला है जो वह कौन है, श्री कृष्ण, यानी कि घन जैसा काला अर्थात श्री कृष्ण। घनश्याम का जो समास विग्रह होगा तो वो समास विग्रह होगा घन जैसा काला अर्थात श्री कृष्ण। अगर इसके अगले जो उदाहरण है उसकी बात करेंगे तो अगला उदाहरण है इसका नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ की अपन बात करें तो नीलकंठ का जैसे अपन समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा नीला है नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है नीला कंठ, शिव, अर्थात शिव, यानी नीला है कंठ जिसका वह कौन है, शिव, ठीक है। यानी कि यह जो एक नीला और कंठ ये दोनों पद हो गए, ठीक है। दोनों ही पद क्या है, गौण है। दोनों के मिलने से जो तीसरा अर्थ निकल करके सामने आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला शब्द है। और ये जो शब्द है वो ही क्या है, इसका प्रधान या फिर मुख्य माना जाता है, किसमें, बहुब्रीहि समास में। घन जैसा काला अर्थात घन और काला इन दोनों के योग से जो शब्द निकल करके आया वो शब्द कौन सा हुआ, श्री कृष्ण। अर्थात श्री कृष्ण जो है वो इसका तीसरा पद है, अन्य पद है, और अन्य पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। अगला उदाहरण है इसका, बहुत अच्छा उदाहरण है,
दशानन। इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही अच्छा है, और कौन सा है वो? दशानन। दशानन जो शब्द है, इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे, इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो वो होगा इसका विग्रह 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, अर्थात रावण। 10 आनन, 10 आनन में अब जैसे आप कहोगे कि सर इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है, संख्यावाची है प्रथम पद, और दूसरा पद इसका क्या है? प्रधान है। तो ये तो उसमें जाना चाहिए ना, किस में जाना चाहिए? द्विगु समास में जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो द्विगु समास में और इसमें जो अंतर है, उन दोनों अंतरों को अपन अगले उसमें मतलब इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन सिर्फ बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं, तो इसको अपन को किस में बदलना है? ओनली बहुव्रीहि समास में बदलना है। ठीक है, तो 10 है आनन जिसके अर्थात कौन है वो? रावण। आनन यानी मुख, 10 है मुख जिसके वह कौन है? रावण। एक उदाहरण है इसका दिगंबर। दिगंबर, ठीक है। दिगंबर जो शब्द है, इसका जैसे अपन विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा दिशा ही है वस्त्र जिसके अर्थात शिव, अर्थात शिव। दिगंबर का समास विग्रह जब करेंगे तो वो समास विग्रह होगा दिशा ही है वस्त्र जिसके वह कौन है? शिव, अर्थात शिव। ठीक है, तो इन चारों उदाहरणों को आप नोट कीजिए। उसके बाद में अपन इसके जो समान जो कई ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय में आते हैं, वही उदाहरण बहुव्रीहि में आते हैं। तो कर्मधारय में उनका कैसे विग्रह होगा और बहुव्रीहि में उनका किस प्रकार से विग्रह होगा, तो समानता क्या है उनमें, और उनको जैसे अलग अलग करना है अपन को, तो अलग अलग अपन को किस प्रकार से उनको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये इसको आप उतारिए। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार में रोक करके और उस पर दोबारा से उसको सुन करके और आप दोबारा से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के और वहाँ पर लिख दीजिए, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, ये तो हो गए अपने समास। ठीक है, अब जो समानता की अपन बात कर रहे हैं कि कई उदाहरण ऐसे हैं जो अपन को थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, मतलब ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पे अपन डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं कि इसका अपन को कौन सा उदाहरण, वो कौन सा आंसर मानना है। ठीक है, तो उन समानता, उन जो समास है उनकी जो समानता है, उन समानताओं को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे
बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर, यानी कि वो समान तो अपन को दिखेगा ही, और समान दिखने के बाद में अपन उसमें किस प्रकार से पता लगाएंगे कि उस शब्द में जो अपन ने विग्रह किया है, विग्रह के आधार पर उस समास में कौन सा समास है, उस पद में कौन सा समास है। ठीक है भाई, अंतर ही तो करना है अपन को। दो जो समास है जो अपन को कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे समान दिख रहे हैं, उनमें से अपन को अंतर करना है कि उस पद में अपन को कौन सा समास मानना है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। सबसे पहले अपन बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। तो अपन ने जैसे इसकी पहचान लिखी थी, अभी जो इसकी पहचान देखी थी कि इसके जो पद हैं वो दोनों पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास के दोनों पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं। और इसका जो मुख्य पद होता है वो कौन सा होता है, अन्य पद होता है। जो दोनों के मेल से जो अन्य पद निकल करके आता है, जो तीसरा पद निकल करके आता है, वो क्या होता है, इसका प्रधान या फिर मुख्य होता है। ठीक है, और जैसे अपन कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में अपन देखेंगे कि उसमें एक तो होता है विशेष और दूसरा होता है विशेषण। कर्मधारय समास में अपन ने पढ़ा कि एक तो विशेष होता है और दूसरा विशेषण होता है। उसी प्रकार से एक होता है उसमें उपमेय और दूसरा होता है उपमान। तो विशेष विशेषण उपमेय उपमान, उस आधार पे अपन पता लगाएंगे कर्मधारय समास का। और जो अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद मुख्य होता है, प्रधान होता है, उसके आधार पे अपन पता लगाएंगे बहुव्रीहि समास का। तो अपने सामने एक उदाहरण है, नयन कमल। नयन कमल, तो नयन कमल जो शब्द है अपने सामने, तो इसका जब अपन विग्रह करेंगे तो विग्रह में पहला जो विग्रह करेंगे अपन, तो कमल के समान नयन। ठीक है, पहला विग्रह कर दिया। और दूसरा जो विग्रह करेंगे अपन, वो दूसरा होगा कमल के समान नयन है जिसके। अब सबसे पहले तो अपन ऊपर वाले की बात करेंगे। अपन ने दो विग्रह किए, शब्द कौन कितना है अपने पास में, एक नयन कमल या फिर कमल नयन, बात एक ही है। ठीक है, जैसे अपन ने इसका विग्रह किया तो पहला विग्रह किया अपन ने कमल के समान नयन, और दूसरा जो विग्रह किया है वो है कमल के समान नयन है जिसके। अब दोनों में पहले में अपन बात करेंगे, दोनों में से सबसे पहले नंबर एक की। तो नंबर एक पे देखिए आप, कमल के समान नयन, यानी कि किसके समान है, कमल के समान क्या है, नयन। तो नयन को किसके समान बतलाया गया है, कमल के समान। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, यानी कि नयन जो है उनको किसके समान बतलाया गया है, कमल के समान। तो नयन हो जाएगा अपना उपमेय और कमल हो जाएगा उपमान। तो यहाँ पर जैसे उपमेय और उपमान आएगा तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा अपना, कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, अब यह दूसरा जो नंबर है, तो दूसरे नंबर की अपन बात करें तो कमल के समान नयन है जिसके, यानी कि
किसके समान नैन है? कमल के समान। तो कमल के समान नैन है जिसके, अर्थात जिसके यानी कि किसके हैं? अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु। यानी कि दोनों जो शब्द हैं, दोनों शब्दों के योग से जो तीसरा शब्द निकल करके आया है, वो तीसरा शब्द कौन सा हुआ? अपना विष्णु। और विष्णु जो है वो हो गया प्रधान, और ये दोनों शब्द कैसे हो गए? गौण। यही पहचान है इन दोनों समास में अंतर करने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।